हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस एजुकेशन पॉइंट चैनल। माई सेल्फ राम निवास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक घटना के बारे में, जिसका नाम हम पढ़ने वाले हैं 1773 में जो एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पारित किया गया था। तो इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। देखिए, इसके क्या क्या कारण रहे, इसकी हमारे इतिहास में क्या क्या इसका महत्व रह चुका है, ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए थे और भारतीयों को इससे क्या लाभ हुआ था, ठीक है। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट। जहाँ तक यह माना है कि हमारे जो भारतीय संविधान है उसके उत्थान की जो जड़ मानी जाती है वो रेगुलेटिंग एक्ट को ही माना जाता है। तो देखिए, आज यहाँ पे हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। अभी तक आप हमारे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ द चैनल। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो बाद में एक लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा और आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें भी आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो देखिए, हम बात करने वाले हैं 1773 जो ईयर का वो आया था रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, अब यहाँ पर जानने वाले हैं। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट की पृष्ठभूमि और लाए जाने का कारण क्या क्या रह चुका है, ये क्यों लाया गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पूरा इसका ऑपरेशन करने वाले हैं। देखिए, कंपनी में बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण कंपनी जो है घाटे में जा रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की थी, तो क्या हुआ था कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा करप्शन होने लगा था, तो वो जो कंपनी थी वो घाटे में जाने लगी थी। तो इसके तहत क्या हुआ कि इस घाटे की स्थिति से निपटने के लिए 1772 में बंगाल की शासन व्यवस्था को प्रत्यक्ष अपने हाथों में लिए जाने, ठीक है। तो आपका क्या हुआ था, 1772 में जो बंगाल की शासन व्यवस्था को प्रत्यक्ष अपने हाथों से ले लिया, किसने? अंग्रेजों ने, ठीक है ना। अब देखिए, शासन चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता हुई। अब देखिए, शासन चलाना है तो आपको राजस्व भी चाहिए, ठीक है ना, धन चाहिए। तो अब ब्रिटिश सरकार से ऋण जो है लिया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम ये मुख्य कारणों के रूप में जानते हैं, ठीक है, ये मुख्य कारण रहे वहाँ के, क्योंकि भ्रष्टाचार हो रहा था, कंपनी घाटे में जा रही थी, ठीक है। और आपका जो बंगाल का जो शासन अपने पूरे तरह से हाथों में ले लिया गया, और शासन चलाने के लिए क्या धन की आवश्यकता हुई। तो अगर सिस्टम सही तरीके से काम करे तो ज़्यादा धन कमाया जा सकता है। इसलिए ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया वो कहीं ना कहीं क्या था, एक गवर्निंग तरीके से, एक आप कह सकते हैं कि एक अच्छे रूल नियमों की यहाँ पे पालन होने लगा था ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है अधिनियम का, इसका वैल्यू क्या रह चुका है, ठीक है, इसका महत्व देखने वाले हैं। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट का जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडियंस के लिए और अंग्रेजों के लिए भी। क्यों? देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उनके कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, ठीक है ना। अब देखिए, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। क्या हुआ कि प्रशासनिक तरीके से, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से अब क्या होने लगा, काम होने लगा। राजनीतिक कार्यों की यहाँ पे मान्यता मिल चुकी थी पूरी तरीके से, किसके अंतर्गत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। अब देखिए, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इंडिया में जो केंद्रीय प्रशासन की जो नींव रखी गई थी उसका जो मेन रीजन है वो है रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत ही इंडिया में जो सेंट्रल आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी यहाँ पे नींव रखी गई थी। अब देखिए, कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। यहाँ पे पार्लियामेंट्री पूरा कंट्रोल किया गया, किस पे? कंपनी पे, ईस्ट इंडिया कंपनी पे। अब देखिए, यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्या इसकी वैल्यू है हमारे लिए। अब देखिए, इसके अंतर्गत प्रावधान क्या क्या किए गए थे। इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी को 20 वर्षों के लिए व्यापारिक और राजनीतिक अधिकार दे दिए गए थे। कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए व्यापारिक और राजनीतिक अधिकार दे दिए गए कि यहाँ पे कुछ रूल्स यहाँ पे फॉलो करे जाएंगे आज से, क्योंकि अगर सिस्टम अच्छी तरीके से काम करेगा, अगर सिस्टम करप्ट नहीं होगा तो आगे आने वाला जो हमें लाभ है कंपनी से वो ज़्यादा मिलेगा। इसलिए यहाँ पे क्या किया गया, राजनीतिक अधिकार यहाँ पे लागू कर दिए गए, ठीक है। अब देखिए, इस अधिनियम द्वारा
बंगाल के जो गवर्नर को क्या कहा गया, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, और मुंबई मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे ये टॉपिक आ जाता है, इसे ध्यान रखना। अब देखिए पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर होता था उसे बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये है आपका रेगुलेटिंग एक्ट, यहां से ही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इस एक्ट के तहत क्या हुआ था, बनने वाले पहले गवर्नर और जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड बारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे लॉर्ड बारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ध्यान में रखना। अब देखिए गवर्नर जनरल की सहायता के लिए आपकी संसदीय जो कार्यकारिणी का गठन किया गया। यहां पर क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की सहायता से एक 4 सदस्यीय जो कार्यकारिणी, कार्य को संभालने वाली जो एक संघ, मान लो आप संघ था, वो स्थापित किया गया। इसमें सदस्य कितने थे, 4 सदस्य थे। ठीक है, इसे आप पर ध्यान रखना है। इस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में क्या हुआ था, 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला टॉपिक। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया कि 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ पे, कोलकाता में। और इसके जो पहले आपके जज थे वो कौन थे, आपके सर एलिजा एम्फे। ठीक है, ये कौन थे, चीफ जस्टिस। ठीक है, अगर अन्य जजों की बात करें वो थे आपके चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइट। ये 3 और अन्य यहाँ पे दिए गए हैं। टोटल यहाँ पे 4 जजेस थे। ठीक है, कहाँ पे, उच्चतम जो न्यायालय था कोलकाता में। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसका जो अधिनियम के अंतर्गत ये बनाया गया था 1774 ईस्वी में, इसे ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए इसके तहत क्या हुआ था कि कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों के उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये काफी अच्छी खबर थी भारतीयों के लिए। देखिए क्या होता था कि अलग अलग जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो डिमांड करती थी कि इंडियंस से कि आप हमारे लिए गिफ्ट के तौर में पैसा लाइए और कुछ लाइए। तो यहाँ पे क्या पूरी तरह से शोषण होता था, पूरी तरह से यहाँ पे करप्ट शासन हो चुका था। तो क्या हुआ था, रिश्वत वगैरह लेने से यहाँ पे पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था। ठीक है, अब देखिए इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। मैंने बताया पूरी तरीके से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से काम होने लगा, ताकि अगर अच्छी तरीके से काम होगा तो आपका जो लाभ है कंपनी से वो अधिक मिलेगा। ठीक है ना, अगर करप्शन नहीं होगा तो। अब देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। तो देख सकते हैं काफी अहम भूमिका रही है रेगुलेटिंग एक्ट की, और आज इसी के बारे में हम इस टॉपिक को लेके आए हैं। अब देखिए इस प्रकार पहली बार क्या हुआ, ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार दिया गया। जो ब्रिटिश सरकार थी तो जो भी भारतीय मामले होते थे तो वहां पे ये अपना हस्तक्षेप देती थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, कैबिनेट थी। ठीक है ना। अब देखिए कार्यकारिणी जो परिषद के सदस्यों की नियुक्ति हुई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा। तो इन सदस्य आपको बता दें, फिलिप फ्रांसिस, आपके क्लेवरिंग, मॉनसन और बरवेल। ठीक है, ये आपके सदस्य। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने बहुत ही सारी जानकारी रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में प्रदान की, और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपका जितना भी जीके एंड जीएस पोर्शन है सबको हम क्लियर कराएंगे। ठीक है, चाहे वो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हो, हिस्ट्री से हो, मिडिवल या मॉडर्न हिस्ट्री या आपकी एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, तो जीके एंड जीएस का यहाँ से पूरा पोर्शन हम क्लियर कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।